राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज ये हमारा सेशन बायोलॉजी का रहने वाला है और हमारा टॉपिक होगा इसमें ग्लैंड जो कि हमारा चौथा चैप्टर है। तो शुरू करते हैं आज अपना चौथा चैप्टर। ये है आज चैप्टर नंबर 4, ग्लैंड। हिंदी में इसको कहते हैं ग्रंथि। तो शुरू करते हैं आज अपना चैप्टर। चलिए, तो सबसे पहले ग्रंथि क्या होती है, यहाँ से यही समझना हमारे लिए अनिवार्य है। अगर हम बात करें ग्रंथि, तो ग्रंथि ऊतकों का एक ऐसा समूह होता है जो हमारे शरीर के अंदर क्या करेगा, केमिकल का निर्माण करेगा और आवश्यकता के अनुसार उसका हमारे शरीर में उत्सर्जन भी करेगा। ऊतकों का समूह कह लीजिए आप, या ऐसे अंग कह लीजिए, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले जो निर्माण होता है वो सेल का होता है, यानी कि कोशिका हमारे शरीर में बनती है, और कोशिका विभाजन से क्या होता है, आपका उत्तक का निर्माण होता है। यानी बहुत सारी कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है, और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर एक सिस्टम यानी कि एक तंत्र को हमारे शरीर के अंदर बनाते हैं। तो अगर हम इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिख लिखे, इसकी परिभाषा आपकी हो जाएगी ग्लैंड की, ऐसे अंग जो हमारे शरीर के अंदर केमिकल का निर्माण करते हैं, वह आवश्यकता अनुसार इनका उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन दो प्रकार का होगा आपका, एक तो बाह्य उत्सर्जन, एक होगा आपका अंतः उत्सर्जन। और यहाँ पर जो अंग लिखा है, कुछ कुछ बुक में इसके डेफिनेशन में उत्तक का इस्तेमाल भी किया गया है। बात एक ही है, या तो आप उत्तकों का समूह की कहिए उसे, या आप ऑर्गन के भी कह सकते हैं, लेकिन उत्सर्जन को यहाँ पर देखना होगा। उत्सर्जन दो प्रकार का होता है यहाँ पर, एक तो बाह्य उत्सर्जन यानी कि हमारे शरीर से बाहर करेंगे, और एक होता है अंतः उत्सर्जन यानी कि हमारे शरीर के अंदर ही उसका उत्सर्जन किया जाएगा आवश्यकता के अनुसार। तो अगर हम ग्लैंड यानी कि ग्रंथियों की बात करें, कितने प्रकार के होते हैं, अगर इनके प्रकार पूछेगा, प्रकार आपका 2 या 3। अगर मुख्यतः पूछेगा तो आपका 2 होगा, या ऑप्शन में 3 दिया है तो वहां राइट आंसर आपका 3 होगा। ये आपको ऑप्शन से ही डिपेंड करना है, ऑप्शन पर ही इसका आंसर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ग्लैंड मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, अगर मुख्य शब्द लगा हुआ है तो आपका आंसर 2 होगा, क्योंकि एक तो बाह्य उत्सर्जन के आधार पर हम डिवाइड करेंगे, एक आपका अंतः उत्सर्जन के आधार पर। लेकिन अगर मुख्यतः नहीं दिया हुआ है और ऑप्शन में 3 भी है, तो वहां पर आपका आंसर 3 होगा। तो इनके प्रकार देख लीजिए एक बार। पहला जो इसका प्रकार होगा, बाह्य स्रावी ग्रंथि। दूसरा प्रकार होगा आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा प्रकार जो होता है आपका, वो होता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। अगर बात करें बाह्य स्रावी ग्रंथि के डेफिनेशन के बारे में, बाह्य स्रावी ऐसे अंग
या उत्तक जो रसों का निर्माण हमारे शरीर के अंदर करेंगे, लेकिन इनका उत्सर्जन शरीर के बाहर होगा। शरीर के बाहर होगा या शरीर के अंदर। ये अपना श्रावण दूसरा जो पॉइंट इसी में होगा, ये अपना श्रावण नलिका की सहायता से करते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं, इनका एक नाम और होता है नलिका युक्त ग्रंथि। तीसरी डेफिनेशन जो इसी में आती है, ये अपना श्रवण नलिका की सहायता से करते हैं, इसलिए इनको नलिका युक्त ग्रंथि भी कहते हैं। तीसरा किसका श्रवण करेंगे, ये हमेशा एंजाइम का श्रवण करते हैं। एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर समझाता हूं आपको। अगर बात करें अंतःस्रावी ग्रंथि की, इनकी डेफिनेशन लिखिए। ऐसे अंग या उत्तक, ऐसे अंग या उत्तकों का समूह जो रसों का निर्माण हमारे शरीर के अंदर करेंगे, वह उत्सर्जन भी अंदर ही होगा। वह उत्सर्जन भी शरीर के अंदर होगा। इनमें नलिका नहीं पाई जाती, इनमें नलिका नहीं पाई जाती, इसलिए इसे क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका एक नाम और होता है नलिका विहीन ग्रंथि। इसलिए इसे क्या कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि। जब इसमें नलिका नहीं पाई जाती तो ये श्रवण किसकी सहायता से करते हैं। अगला पॉइंट लिखिए तीसरी में, ये श्रवण रक्त के माध्यम से करते हैं। चौथा पॉइंट इसी में जो होगा अंतःस्रावी में, ये किसका श्रवण करेंगे, ये हमेशा एंजाइम व प्रोटीन दोनों का श्रवण करेंगे। एंजाइम या प्रोटीन, किसी भी प्रकार का श्रवण कर सकते हैं, एंजाइम का भी प्रोटीन का, लेकिन इसकी कंडीशन ये होगी ये नलिका
विहीन होते हैं, यानी कि श्रावण केवल नलिका की सहायता से नहीं करेंगे। और अब बाह्य श्रावी ग्रंथि की अगर बात करें, ये श्रावण हमेशा नलिका के द्वारा ही करेंगे। एक पॉइंट और यहाँ पर समझने वाला है इसमें, अगर आपसे पूछेगा बाह्य श्रावी क्या हमारे शरीर में पूरे शरीर में उत्सर्जन कर सकता है, तो आपका आंसर होगा नहीं। जो बाह्य श्रावी ग्रंथि होती है, इसको उत्सर्जन करना है तो वो एक निश्चित पॉइंट पर उत्सर्जन करेगी, यानी कि सीधा जुड़ी होती है ऑर्गनों से ये नलिका के द्वारा, तो अपना निश्चित उत्सर्जन करती है निश्चित स्थान पर। लेकिन अगर बात करें हम अंतःस्रावी ग्रंथि की, तो ये उत्सर्जन जब करती है हमारे पूरे शरीर में करती है, यानी कि इसकी पहुंच जो होती है प्रत्येक अंग की, जो अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य कर रही है, उसके पूरी शरीर में पहुंच होती है, वह कहीं भी अपना उत्सर्जन कर सकती है या किसी भी भाग में शरीर के उत्सर्जन कर सकती है, क्योंकि रक्त हमारे पूरे शरीर में बहता है, इसलिए रक्त के माध्यम से ये श्रावण को अपने कहीं पर भी पहुंचा सकती है। और अगर मिश्रित श्रावी ग्रंथि की बात करें, मिश्रित श्रावी ग्रंथि हमारी ऐसी ग्रंथियां होती है जो बाह्य व अंतर दोनों प्रकार का उत्सर्जन करती है। ऐसी ग्रंथि जो बाह्य व अंतर दोनों प्रकार का उत्सर्जन करती है। इन दोनों से ही मिलकर ये मिश्रित ग्रंथि बनती है। मिश्रित ग्रंथि कोई अलग से नहीं आई, मिश्रित ग्रंथि केवल वह है जो हमारे शरीर के अंदर अंत उत्सर्जन भी करेगी और बाह्य उत्सर्जन भी करेगी। अंत उत्सर्जन करेगी तो रक्त के माध्यम से करेगी, बाह्य उत्सर्जन करेगी तो ये नलिका के माध्यम से करेगी। यानी कि ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसमें दोनों गुण पाए जाते हैं इन दोनों के, तो उन दोनों का ही एक अलग नाम दे दिया मिश्रित ग्रंथि। तो आगे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे हम जानेंगे कि हमारे कुछ अंग ऐसे हो गए जो बाह्य श्रावी भी होते हैं और अंतःस्रावी भी होते हैं, और इसलिए उन्हें मिश्रित श्रावी ग्रंथि के रूप में हम जानते हैं। तो आगे चलते हैं, क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम बात करें बाह्य श्रावी ग्रंथि के, तो बाह्य श्रावी ग्रंथि के जो एग्जाम्पल हो गया आपके श्वेत ग्रंथि, दूसरी हो जाएगी आपकी तेलीय ग्रंथि, तीसरी हो जाएगी आपकी आशु ग्रंथि या अश्रु ग्रंथि, चौथी हो जाएगी आपकी यकृत, पांचवी हो जाएगी आपकी अग्नाशय, छठी हो जाएगी आपकी लैंगिक ग्रंथि। ये ग्रंथि कुछ ग्रंथियों के नाम लिखे जो आपकी बाह्य श्रावी ग्रंथि है। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी 9 होती है हमारे शरीर में, और कौन कौन सी होती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आती है आपकी हाइपोथैलेमस, फिर आती है आपकी पीनियल काय, फिर आएगी आपकी पीयूष ग्रंथि, चौथी होगी आपकी थायराइड ग्रंथि, पांचवी होगी आपकी हाइपोथायराइड, छठी होगी आपकी थाइमस ग्रंथि, सातवीं होगी आपकी अग्नाशय, आठवीं होगी आपकी अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, छठी होगी आपकी आठवीं होगी आपकी यहाँ से लैंगिक ग्रंथि। तो ये 9 ग्रंथि आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इनके अलावा और कोई अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर नहीं पाई जाती। और हमें अगर टॉपिक अपना पढ़ना है, यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, क्योंकि जो ये आपकी श्वेत ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, आंसू ग्रंथि यकृत मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, और ये तीनों आपके जो होती है, ये अगला हमारा जो चैप्टर चलेगा त्वचा, तो त्वचा में हम इन तीनों ग्रंथियों को पढ़ लेंगे।
लेकिन यहाँ पर इतना समझ लीजिए आप, अगर बात करें हम श्वेत ग्रंथि आपके क्या निकालती है, आपको इसे कहा जाता है पसीना, पसीने वाली ग्रंथि, जिससे पसीने का उत्सर्जन होता है। तेलिया ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में या त्वचा के बाहर तेल का उत्सर्जन करती है, ताकि हमारी त्वचा सूखे नहीं। आपने देखा होगा कि हम सुबह रात में जब सोते हैं, सुबह उठकर कुछ चिपचिपा भी आ जाता है चेहरे पर, ऑयल आ जाता है जिसे हम कहते हैं, तो उसका उत्सर्जन आपके यही करते हैं। अगर अश्रु ग्रंथि की बात करें हमारी आंखों में पाई जाती है, और इससे क्या होता है आपके टीयर यानी कि आंसू का उत्सर्जन होता है। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक एक ग्रंथि के बारे में हम संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। अगर बात करें मिश्रित ग्रंथि की, तो मिश्रित ग्रंथि कौन कौन सी होती है, आपने आमतौर पर पढ़ा होगा। एक ग्रंथि अग्नाशय, अग्नाशय आपकी मिश्रित ग्रंथि है, आपने यही पढ़ा होगा, मैक्सिमम यही बताते हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे शरीर में अन्य मिश्रित ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे अग्नाशय हो गया, आपका यकृत भी है और आपका लैंगिक भी है। तो ये ग्रंथियां भी आपकी मिश्रित ग्रंथियों में ही आएगी। अग्नाशय ग्रंथि की बात करें तो ये क्या होती है, आपकी सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि। ये मैं बता भी चुका हूं आपको, तो नोट करिए। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। बाह्य स्रावी जो ग्रंथि होती है ये हम इससे आगे पढ़ेंगे, और कुछ मैंने पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन ये जो 3 बची है ये आपकी पढ़ लेंगे आप इसमें कक्षा में। चलिए शुरू करते हैं। तो शरीर की एक बार ग्रंथियां देख लेते हैं, कौन सी ग्रंथियां कहाँ पर है। अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस, मैं पढ़ा भी चुका हूँ आपको ब्रेन में। ये होती है आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दूसरी आती है आपकी पीनियल, इसे कहते हैं हम पीनियल काय। पीयूष, पीयूष ग्रंथि।
ये होती है आपकी थायराइड। और थायराइड के होने पर एक ग्रंथि और पाई जाती है, चार इनकी संख्या 4 होती है। ये कहलाती है आपकी हाइपोथायराइड। ये ग्रंथि आपकी हृदय के पास होती है, थाइमस। ये होती है आपकी अग्नाशय। किडनी के ऊपर पाई जाती है 2 ग्रंथि आपकी। ये कहलाती है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि। ये कहलाती है आपकी टेस्टिस। और ये कहलाती है आपकी ओवरी ग्लैंड। तो इस प्रकार आपकी ये 9 होगी। और ये दोनों मिलकर ही क्या कहलाती है, लैंगिक ग्रंथियां। ये होती है आपकी फीमेल में और ये होती है आपकी मेल में। तो 9 की 9 ग्रंथियां का मैं डायग्राम बना दिया, एक बार इन्हें उतार लेना। तो यहाँ से आप इस तरह से जैसे पूछेगा आपकी हाइपोथैलेमस एकमात्र ऐसी ग्रंथियां है जिसे हम सत्य ग्रंथि नहीं कहते, यानी कि यह असत्य है। ये ग्रंथि का भी काम करती है, दूसरा हमारे मस्तिष्क का भी भाग है, इसलिए इसे सत्य ग्रंथि नहीं कहते। दूसरा यहाँ से पीनियल का है, क्या होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्लैंड, यानी कि सबसे छोटी अंतःस्रावी कह लीजिए या बाह्य स्रावी कह लीजिए, कैसी किसी भी प्रकार की, तो ये सबसे छोटी है। पीयूष के बारे में, ये दूसरी सबसे छोटी ग्लैंड है। अगर थायराइड के बारे में बात करें, थायराइड क्या होती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी। और अगर बात करें हम हाइपोथायराइड, संख्या में सबसे ज्यादा इसी की है, यह सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली ग्रंथि। तो कल हम इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से जानेंगे और फिर से इनका ऊपर से नीचे तक मैं पूरा का पूरा इसका विश्लेषण करूंगा, किस प्रकार कौन सी ग्रंथियां कहाँ पर है और क्या इनके कार्य है। लेकिन यहाँ पर मैं डायग्राम बना के, इस डायग्राम के अनुसार आप देख सकते हैं हमारे शरीर में इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। जैसे पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा ग्रंथियों की संख्या कहाँ पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क में सबसे ज्यादा ग्रंथियां है, क्योंकि 3 ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर पूछेगा गले में कितनी ग्रंथियां पाई जाती है, 2 पाई जाती है, 2 पाई जाती है। 4 केवल हाइपोथायराइड के भाग है, 4 ग्रंथियां, लेकिन है तो 2 ही, एक थायराइड एक हाइपोथायराइड। तो एक पूछेगा आपको, जैसे शरीर का विभाजन करते हैं हम अक्षय भाग में वक्षय भाग में, तो उस प्रकार से इस प्रकार भी एक क्वेश्चन आता है कि हृदय के पास कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, थाइमस पाई जाती है। ठीक है, तो नोट करिए, तो फिर कल हम इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है।
फिर कल इनके बारे में, अंतःस्रावी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी कर लेंगे। इसके विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे कौन सी ग्रंथि का क्या कार्य है और क्या कौन से रस का निर्माण कर रही है और कहाँ पर इसका उत्सर्जन होता है, क्या इसकी महत्ता है हमारे शरीर में। तो कल हम इनके बारे में संपूर्ण जानकारी करते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं फिर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।